हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड दिस इज द 24th लेक्चर। ये मेरा 24th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट इनकम टैक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। एक लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे। दिस इज माय सेकेंड लेक्चर वीडियो। ये मेरा दूसरा लेक्चर वीडियो है इस चैप्टर पे, इनकम फ्रॉम सैलरी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, तो ध्यान से समझिएगा। राइट तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि जो पिछला लेक्चर वीडियो था हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी पे, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि व्हाट इज सैलरी एज पर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। सैलरी क्या होती है ये देखा था हमने। फिर हम जानते ही हैं डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम। तो मैंने बताया था ना, जैसे हाथ की 5 उंगलियां होती हैं, वैसे ही देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड हैं इनकम के। वैसे इस पे सेपरेट वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, बट पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने ये बताया कि जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, उनसे रिलेटेड जो इनकम टैक्स एक्ट में जो डिफरेंट सेक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, पहले तो 5 हेड्स ऑफ इनकम देख लेते हैं। एक तो सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउ, एक मैं इनिशियल लिखती हूँ, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो ये थे 5 हेड्स ऑफ इनकम। फिर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स एक्ट में इन 5 हेड्स ऑफ इनकम से रिलेटेड कौन से सेक्शंस हैं। ये बहुत पूछा जाता है, ये 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में या एमसीक्यूज में पूछा जाता है। जैसे सैलरी से रिलेटेड सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 जो इनकम टैक्स एक्ट का है, दैट इज रिलेटेड विद इनकम फ्रॉम सैलरी। ऐसे अगर मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं तो सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 जो है डील करता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऐसे ही मैंने सबके बताए थे, तो ये भी ज़रूर आप देख लीजिएगा। और उसके साथ ही मैंने सैलरी से रिलेटेड बहुत सारे लगभग 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। एक्चुअली स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। देखिए, जैसे कोई एसएससी है, उसे कोई भी पेमेंट रिसीव हो रहा है, कुछ भी रिसिप्ट हो रहा है, ठीक है, पेमेंट रिसीव हो रहा है, तो ये बहुत कन्फ्यूज़न रहता है एसएससी को या एसएससी के लीगल हेयर को, ठीक है, या एसएससी की मतलब विडो को। ठीक, अगर कोई भी रिसीविंग हो रही है, कुछ भी रिसिप्ट आ रहा है, तो ये बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या वो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा या वो अदर सोर्सेज में जाएगा। या पार्टनर के केस में कन्फ्यूज़न रहता है कि अगर पार्टनर को जो भी सैलरी मिल रही है पार्टनरशिप फर्म का, तो वो किस में जाएगा, वो क्या सैलरी में जाएगा या प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं। तो वो सारे डाउट मैंने, और भी बहुत सारे पॉइंट्स, वो सारे डाउट हमने लगभग 20 पॉइंट्स में पिछले लेक्चर वीडियो में कवर किए हैं। तो एक सजेशन है कि पिछला लेक्चर वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, तो ये सारे पॉइंट हमने कवर किए थे। ठीक, एंड आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं टैक्सेबल सैलरी। जो टैक्सेबल सैलरी कंप्यूट की जाती है वो कैसे कंप्यूट की जाती है वो समझेंगे। अलाउंसेस क्या होते हैं वो देखेंगे, और हम देखेंगे देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ अलाउंसेस। अलाउंसेस की 3 कैटेगरी होती है, तो वो भी हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम आज के लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर इंतजार किस बात का है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सैलरी, तो हम जानते हैं सैलरी क्या होती है, पिछले लेक्चर में बताया था सैलरी इज द रिमनरेशन। सैलरी क्या है, सैलरी रिमनरेशन है। ठीक है, रिमनरेशन मतलब मेहनताना। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं तो उसके बदले में जो भी अमाउंट मिल रहा है, ठीक है, दैट इज मेहनताना। तो हिंदी में इसे मेहनताना कहते हैं। ठीक है, तो सैलरी क्या है, दिस इज अ रिमनरेशन। ये एक रिमनरेशन है जो कौन पे करता है, एम्प्लॉयर। किसको पे करता है, एम्प्लॉय को। क्यों पे करता है, बिकॉज इन कंसिडरेशन ऑफ ए सर्विस। क्योंकि एम्प्लॉय ने क्या किया, अपनी सर्विस दी है ना। ठीक है, तो उसके बदले में जो एम्प्लॉयर है वो रिमनरेशन देता है। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है सैलरी। ठीक, ये तो हुआ पहला पॉइंट। बट इसी में एक पॉइंट दूसरा ये भी है जो आप लिखेंगे एग्जाम में, कि सैलरी में अगर सैलरी के अलावा, ठीक है, जो कैश बेनिफिट, जो रिमनरेशन मिल रहा है, उसके अलावा जो भी दूसरे बेनिफिट्स, जो भी दूसरी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉय को, तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू जो होती है वो भी इंक्लूड की जाती है सैलरी में। ठीक है, देखिए लिखा है कि सैलरी इंक्लूड द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल दोज बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज। यानी वो सारे बेनिफिट्स, वो सारी फैसिलिटीज, वो भी इंक्लूड होती है सैलरी में। ठीक है, विच आर टैक्सेबल, जो टैक्सेबल होती है। ठीक, उसकी मॉनेटरी वैल्यू इंक्लूड की जाती है, तो ये दोनों को मिला के बनती है सैलरी।
ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पिछले लेक्चर वीडियो में बता दिया था। तो सैलरी में यानी क्या क्या होता है, सैलरी में आती है आपकी वेजेस, ठीक है, सैलरी में आता है ग्रेचुटी। वैसे ये टर्म ग्रेचुटी मतलब तो पता है ना आपको, ग्रेचुटी क्या होता है? ग्रेचुटी बेसिकली एक कह लीजिए लमसम अमाउंट होता है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। ठीक है, कोई एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल या उससे ज्यादा समय तक रुक रहा है, ठीक है, देखिए आजकल एट्रिशन रेट कितना हाई है। एट्रिशन रेट मतलब एम्प्लॉय कितनी जल्दी कंपनी स्विच कर रहा है, ठीक है, टर्नओवर बेसिकली एम्प्लॉय टर्नओवर, एट्रिशन मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर। तो अगर कोई एम्प्लॉय एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल या उससे ज्यादा काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉय कंपनी के लिए कितना लॉयल है। ठीक है, तो उसी को अप्रिशिएट करने के लिए एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेचुटी। तो एम्प्लॉयर जो है एक लमसम अमाउंट एम्प्लॉय को देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेचुटी, अगर एम्प्लॉय 5 साल या उससे ज्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन में रहता है तो। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ग्रेचुटी। इसमें ग्रेचुटी अकाउंट बनता है जिसमें एम्प्लॉयर अमाउंट ट्रांसफर करता रहता है। ठीक है, तो दिस इज तो सैलरी में क्या आता है, सैलरी में आती है वेजेस, सैलरी में आती है ग्रेचुटी। वैसे एचआर का जो पेपर है उसमें भी आप ग्रेचुटी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सैलरी में आती है वेजेस, सैलरी में आता है ग्रेचुटी, सैलरी में आती है एन्यूटी या पेंशन जो होती है वो भी सैलरी का पार्ट है। कोई भी फी, कोई भी कमीशन या जो परक्यूसिट्स हैं इन एडिशन टू सैलरी या वेजेस, सैलरी या वेजेस के अलावा जो भी कमीशन मिलती है, जो भी फीस है या जो भी परक्यूसिट्स हैं। परक्यूसिट्स मतलब क्या होता है, परक्यूसिट्स मतलब फ्रिंज बेनिफिट जो है, जो एम्प्लॉय को उसकी पोजीशन के कारण सैलरी के अलावा जो दूसरे कैश या काइंड के फॉर्म में जो दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं वो क्या होता है, परक्यूसिट्स। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कंपनी से कार मिली हुई है, ठीक है, या अगर कोई रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला हुआ है, तो वो सब क्या है, परक्यूसिट्स। ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट्स इन्हें कहते हैं। तो ये भी क्या है, सैलरी में आता है। एनी एडवांस ऑफ सैलरी, अगर एडवांस लिया हुआ है सैलरी, ठीक है, तो वो भी किस में आता है, सैलरी का ही पार्ट है। ठीक है, लोन की बात नहीं हो रही, एडवांस ऑफ सैलरी, तो वो भी सैलरी का पार्ट है। फिर अगला क्या है, इनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव। ठीक है, इनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव, तो हम जानते हैं, देखिए सीएल होती है एक, सीएल क्या होता है, कैजुअल लीव। एक होता है ईएल, ईएल क्या होता है, अर्न लीव। यहाँ पे ईएल की बात हो रही है, ईएल अर्न लीव। अर्न लीव बेसिकली क्या होता है कि अगर एम्प्लॉय ने अपनी जो भी अर्न लीव है वो अगर अवेल नहीं की, ये भी एक टाइप ऑफ लीव होती है, अगर ये अवेल नहीं की पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, तो एम्प्लॉय इसको क्या करा सकता है, इन कैश करा सकता है, इन कैश उसको पैसे में कन्वर्ट करा सकता है। तो वही है इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, तो ये भी सैलरी का पार्ट होता है। ठीक है, तो सैलरी में ये सारी चीजें आती हैं, वेजेस आता है, ग्रेचुटी आता है, पेंशन एन्यूटी आता है, फीस कमीशन या परक्यूसिट्स है वो आते हैं, एडवांस ऑफ सैलरी आता है, एंड ये जो अगर ईएल को इनकैश कराए ये आता है। तो ये सब मिलके बनते हैं, इनको सबको जोड़ा जाता है सैलरी में। ठीक, ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हाउ वी कैन कैलकुलेट द टैक्सेबल सैलरी। ये जो टैक्सेबल सैलरी होती है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और है, एग्जाम में पूछा जाए तो आप लिखेंगे तो है ही इनकी डिटेलिंग, बट इसके साथ ये जो ट्री डायग्राम है ये जरूर बनाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये इस तरह से अगर ये ट्री डायग्राम के फॉर्म में होगा तो यानी सारी चीजें कितनी क्लियर समझ में आ रही है ना। तो ये मैं आपको एक मोटा मोटा आउटलाइन बताने जा रही हूँ, एक लेआउट बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से टैक्सेबल सैलरी कंप्यूट की जाती है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको जरूर बनाइएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, और इसकी जो डिटेलिंग है ना, जैसे मैं यहाँ पे जो डिडक्शंस है इसकी डिटेलिंग अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट अभी मैं आपको यहाँ पे केवल एक मोटा मोटा आइडिया बता दे रही हूँ कि हाउ द टैक्सेबल सैलरीज आर कंप्यूटेड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सैलरी, सैलरी में क्या क्या आता है, बेसिक सैलरी आती है, अलाउंसेस, अलाउंसेस मतलब भत्ता, अलाउंसेस मतलब क्या होता है, अलाउंसेस मतलब होता है भत्ता, जैसे डीए वगैरह जो मिलता है, दैट इज अलाउंसेस। तो सैलरी में आता है आपका बेसिक सैलरी आती है, अलाउंसेस आते हैं, ठीक है, वेट, अलाउंसेस आते हैं, परक्यूसिट्स आते हैं, परक्यूसिट्स मतलब फ्रिंज बेनिफिट्स आते हैं। और क्या आता है सैलरी में, सैलरी में आता है प्रॉफिट, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। देखिए प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ल्यू मतलब होता है एवरेज या कह लीजिए उसके बदले में। ठीक है, सैलरी के बदले में अगर कोई दूसरा प्रॉफिट दिया जा रहा है, ठीक है, जैसे सपोज करिए जैसे एम्प्लॉयर ने सपोज करिए एम्प्लॉय को कुछ कंपनसेशन दिया, ठीक है, जो एम्प्लॉयर है उसने एम्प्लॉय को कुछ कंपनसेशन दिया ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर जो एम्प्लॉय है उसका अब एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहा है किसी भी रीजन से, ठीक है, तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ
कंपनसेशन दिया तो वो इसमें जाता है, प्रॉफिट एंड लियो ऑफ सैलरी, यानी सैलरी के एवज में कुछ प्रॉफिट देना, ठीक है। या एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कुछ पर्सनल गिफ्ट दिया, ठीक है, एप्रिसिएशन नहीं दिया सर्विस में, कुछ पर्सनल गिफ्ट दिया, ठीक है, तो वो सब इसी में आएगा, प्रॉफिट एंड लियो ऑफ सैलरी। या कुछ कंपनसेशन दिया तो ये भी आएगा प्रॉफिट एंड लियो ऑफ सैलरी। तो ये सब मिलके बनता है सैलरी, ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ग्रॉस सैलरी, ठीक है। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं टैक्सेबल सैलरी निकालना, कि टैक्सेबल सैलरी कैसे निकालेंगे, यानी वो सैलरी जिसमें हमें टैक्स पे करना है। तो सैलरी में आता है बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, परक्यूसिट्स एंड प्रॉफिट एंड लियो ऑफ सैलरी, ठीक। इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इनको जोड़ेंगे तो बनेगा ग्रॉस सैलरी। आ गई ग्रॉस सैलरी, ठीक है। क्या यहीं पे काम खत्म हो गया, नहीं, इसमें लगेंगे कुछ डिडक्शंस, ठीक है, तब जाके आएगी हमारी टैक्सेबल सैलरी, इसमें लगेंगे डिडक्शन। ये जो ग्रॉस सैलरी है, देखिए नाम क्या है, ग्रॉस है, दिस इज नॉट नेट सैलरी, ये ग्रॉस सैलरी है, इसमें लगेंगे डिडक्शंस, ठीक। कौन से डिडक्शन लगेंगे, तो डिडक्शन दिए गए हैं, मैंने बताया था सैलरी से रिलेटेड कहाँ, इनकम टैक्स के किस सेक्शन में दिया गया है, तो सैलरी से रिलेटेड जो बताया गया है वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 15, 16, 17 में बताया गया है, ठीक है। तो सेक्शन 16 इज ऑल अबाउट डिडक्शन, सेक्शन 16 इज ऑल अबाउट डिडक्शन, उसमें डिडक्शंस बताए गए हैं। तो ग्रॉस सैलरी में से हम क्या माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे डिडक्शन विच इज अंडर सेक्शन 16। सेक्शन 16 के तहत जो डिडक्शन दिए गए हैं वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। कौन कौन से डिडक्शन, पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, पहला क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो सेक्शन 16 ए में दिया गया है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, वैसे मैं इन तीनों डिडक्शन के बारे में हम आगे अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा सा बता देती हूँ, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये अलाउड होता है अप टू 50,000, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये अलाउ होता है अप टू 50,000। अगला क्या है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ठीक है, इसको ये भी डिडक्शन है, इसको भी माइनस करेंगे, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ एंटरटेनमेंट अलाउंसेस दिए हैं उसे भी डिडक्ट किया जाएगा। और अगर कोई एम्प्लॉयमेंट टैक्स है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स मतलब क्या होता है कि अगर एसएससी ने कोई भी सम, कुछ भी अमाउंट कह लीजिए, कोई भी अमाउंट पे किया है एसएससी ने बिकॉज ऑफ द टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एसएससी ने कोई भी अगर अमाउंट पे किया है बिकॉज ऑफ टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो वो इसमें से मतलब वो आता है डिडक्शंस में, ठीक है। तो ये तीन डिडक्शन होते हैं और फिर ये तीन डिडक्शन माइनस किए जाते हैं, तब जाके निकलता है हमारा टैक्सेबल सैलरी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो ट्री डायग्राम है ये एग्जाम में जरूर बनाएंगे, एक्सप्लेन करना तो है ही बट ये बना दीजिएगा तो मोटा मोटा एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ये एक आउटलाइन है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। सैलरी जिसमें बेसिक सैलरी आती है, अलाउंसेस, परक्यूसिट्स और प्रॉफिट एंड लियो ऑफ सैलरी आता है, इनको जोड़ेंगे आएगा ग्रॉस सैलरी, इसमें से माइनस करेंगे डिडक्शन जो किस में आते हैं, अंडर सेक्शन 16, ठीक है, ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तीन डिडक्शंस है, कौन कौन से, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ठीक है, और इसको माइनस करेंगे देन यू विल गेट द टैक्सेबल सैलरी, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमें पढ़ना है अलाउंसेस, बट अलाउंसेस पढ़ने से पहले जरा मैं आपको अपने फर्स्ट चैनल जो अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी नवंबर 2022 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें मैं काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, नवंबर 2022 तक। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 550 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मैंने वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो ज़रूर पढ़िएगा। और अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके अगर नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन। आप मेरी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जो अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से है डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, बहुत मेहनत लग रही है आजकल क्योंकि बच्चों के दिसंबर में एग्जाम है, इसलिए मैं डेली इनकम टैक्स के वीडियोस मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ। और स्पेशली ये जो पीपीटीज बनाना है ये मुझे सबसे मतलब कह लीजिए टीडियस टास्क लगता है। वीडियो को मतलब रिकॉर्ड करना तो फिर भी आसान है क्योंकि इसमें मुझे पढ़ाना है, पढ़ाना तो मैं इंजॉय करती हूँ, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, लेकिन ये जो पीपीटी टाइप करना है ये बहुत टीडियस टास्क है। तो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ ताकि मैं आपके एग्जाम से पहले इनकम टैक्स फिनिश कर सकूँ। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहा करिए, तभी मैं वीडियो लाती रहूँगी।
ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहा करिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरे जो दोनों चैनल है उनको सब्सक्राइब करके रख लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अलाउंसेस की। तो अलाउंसेस क्या होता है? ठीक है, अलाउंसेस को हिंदी में कहा जाता है भत्ता। ठीक है, तो अलाउंसेस बेसिकली क्या होता है? ये पेमेंट्स होती हैं जो कैश में कौन करता है? एम्प्लॉयर। किसको करता है? एम्प्लॉय को, मंथली बेसिस पे। ठीक है, देखिए एक तो होता है सैलरी में बेसिक सैलरी। ठीक है, सैलरी जो होती है, सैलरी में एक होता है बेसिक सैलरी। ठीक है, प्लस अभी मैंने पिछली स्लाइड पे बताया था ना, बेसिक सैलरी, और इसमें क्या प्लस होता है? इसमें प्लस होता है अलाउंसेस। ठीक है, अलाउंसेस मतलब भत्ता। जैसे डीए वगैरह आपने सुना होगा ना, डीए, ट्रेवलिंग अलाउंसेस, ठीक है, मेडिकल अलाउंसेस, तो वही होते हैं अलाउंसेस, भत्ता। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि एम्प्लॉयर देता है अलाउंसेस एम्प्लॉय को, ठीक है, मंथली बेसिस पे, अदर देन सैलरी, यानी सैलरी, बेसिक सैलरी के अलावा हर महीने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैश में कुछ पेमेंट करता है, तो उसी को कहा जाता है अलाउंसेस। ये एक फिक्स सम ऑफ मनी होता है जो हर महीने पे किया जाता है। और क्यों पे किया जाता है? टू मीट सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है, विच इज रिलेटेड विद सर्विस, यानी जो एम्प्लॉय है वो अपनी सर्विस अच्छे से रेंडर कर सके, ठीक है, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हों। ठीक है, उसके लिए जो एम्प्लॉयर होता है एम्प्लॉय को हर महीने सैलरी के अलावा एक फिक्स सम ऑफ मनी भी ट्रांसफर करता है, एक फिक्स सम ऑफ मनी भी देता है रेगुलर बेसिस पे, ताकि एम्प्लॉय अपनी जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं रिलेटेड विद अपनी जॉब, वो फुलफिल कर सके। तो उसी को कहा जाता है अलाउंसेस, उसी को कहा जाता है भत्ता। ठीक, और इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो अलाउंसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक, कौन कौन सी 3 कैटेगरी है? अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि अलाउंसेस टैक्सेबल होते हैं कि ये एग्जेम्प्टेड होते हैं? अलाउंसेस पे टैक्स लगता है कि ये एग्जेम्प्टेड होते हैं? एक सवाल मन में आ रहा होगा। ठीक है, तो उसी का जवाब यहाँ पर है कि जो अलाउंसेस हैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले टाइप के अलाउंसेस कौन से होते हैं? टैक्सेबल अलाउंसेस, यानी वो अलाउंसेस जिन पे टैक्स लगेगा, जो एग्जेम्प्टेड नहीं होते हैं, जिन पे टैक्स लगेगा। जैसे एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे डीए हुआ, सीसीए हुआ, सीसीए मतलब सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस हुआ, मेडिकल अलाउंसेस हुआ, सर्वेंट अलाउंस हुआ, हिल अलाउंसेस हुआ। बहुत टाइप के अलाउंसेस हैं। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जितने भी इसकी लिस्ट है पूरी। तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? जिन पे टैक्स देना है, टैक्सेबल अलाउंसेस। दूसरी कैटेगरी क्या होती है? दूसरी कैटेगरी वो अलाउंसेस होते हैं विच इज एग्जेम्प्टेड अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, यानी वो अलाउंसेस जो एग्जेम्प्टेड होते हैं, यानी उन अलाउंसेस में मतलब टैक्स नहीं पे करना होता है, बट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, यानी वो अलाउंसेस जिसमें एक स्पेसिफाइड लिमिट तक छूट मिलती है, एग्जेम्प्ट होते हैं, उस पर टैक्स नहीं देना होता है। ठीक है, जिसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है एचआरए, जो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको कराऊंगी, क्योंकि एचआरए पे मुझे क्वेश्चन भी कराना है। और एचआरए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउस रेंट अलाउंसेस। इस पे क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, तो इस पे एक सेपरेट वीडियो हम डिस्कस करेंगे एचआरए पे। तो इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है एचआरए, यानी ये वो अलाउंसेस है जहां पे छूट मिलती है लेकिन अप टू ए स्पेसिफाइड लिमिट। तो एचआरए दूसरी कैटेगरी हुई। तीसरी कैटेगरी फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, यानी वो अलाउंसेस जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होते हैं, उन पे टैक्स नहीं देना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो जज होते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं। ठीक, तो ये 3 कैटेगरी होती है। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 3 कैटेगरी होती है अलाउंसेस की। कौन सी? टैक्सेबल अलाउंसेस, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, और वो अलाउंसेस जो एक स्पेसिफाइड लिमिट तक एग्जेम्प्टेड होते हैं। ठीक है, जिसका बढ़िया एग्जांपल है एचआरए। ठीक है, वैसे इनकी जो ये जो अलाउंसेस की लिस्ट है ये हम डिस्कस करेंगे, और एचआरए जो है उस पर एक सेपरेट वीडियो देखेंगे, क्योंकि इस पे कराऊंगी न्यूमेरिकल। राइट, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप आज जो हमने डिस्कस किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।